हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। जो हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है वो इससे अलग होता है। कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ नहीं, मान लीजिए बहुत चेंजेस होता है, 15-20 का फर्क है भाई। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन आज हम लोग उसे कवर करेंगे। तो उससे पहले देखिए, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें होगा क्या। देखिए, प्रकाश के परावर्तन में क्या होता था, उसे हम लोग किसी माध्यम से गुजारते नहीं थे, क्योंकि जो हमारा प्रकाश होता है उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे निर्गत होने के लिए, चलने के लिए। ओके जी। तो इसमें क्या होता है, माध्यम माध्यम से उसे क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। माध्यम क्या हो सकता है? जल हो सकता है, वायु हो सकता है, कांच हो सकता है। लकड़ी में तो जाएगा नहीं। ओके जी, क्योंकि ये अपारदर्शी है। तो हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ से उसे क्या कहते हैं, निर्गत कराते हैं। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा प्रकाश किरण रहता है या तो झुक जाता है या तो फैल जाता है। और प्रकाश के किरण को फैल जाने को और उसके अभिलंब से झुक जाने को, क्रिया को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन सिंपल सादा भाषा में बोल सकते हैं। ओके जी। तो चलिए उसी को हम लोग समझते हैं। देखिए देखिए, प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले उसका माध्यम समझना पड़ता है, क्योंकि उसमें माध्यम क्या होता है। माध्यम जैसे कांच हो सकता है, जल हो सकता है, वायु। ठीक है, अभी हम लोग इस पे चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग बस ध्यान दीजिए। देखिए, अब देखिए शुरू करते हैं कि जो हमारा प्रकाश का अपवर्तनांक है, अपवर्तन है, वो कैसे होगा। देखिए, पहले समझने का प्रयास कीजिए। मैंने एक बॉक्स में एक पदार्थ लिया है, जिसके अणु जो है क्या है, अणु एलिमेंट तत्व जो है क्या है, पास पास है, यहाँ पे देख रहे हैं। और मैंने एक दूसरा तत्व लिया है जिसके अणु क्या है, दूर दूर से। ठीक है, उसके डिस्टेंस में थोड़ी क्या है, बहुत ज्यादा दूरियां हैं। और मैंने एक ऐसा पदार्थ लिया है, इसमें जो दूरियां हैं इसके अकॉर्डिंग इससे भी ज्यादा है। मतलब इसके पदार्थ जो है, इसके जो एलिमेंट है, छोटे छोटे तत्व जो अणु है, वो क्या है, बहुत दूर दूर है। किसके? इन दोनों के कंपेरिजन में। अगर इसके कंपेरिजन में देखा जाए तो ये दोनों से, ये क्या है, ये दोनों से ज्यादा तत्व के परमाणु जो हमारे कैसे हैं, तत्व कैसे हैं, ज्यादा पास है। ओके जी। और इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग इसके पास है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है, दूर दूर है। तो हम लोग इसी को समझेंगे। देखिए, इसमें क्या है, एक पदार्थ हमने लिया जिसका नाम हमने क्या रख दिया है, ए। इसके जो तत्व हैं बहुत पास पास हैं, इसके उससे थोड़े दूर है, और इससे क्या है, उससे बहुत दूर है। ओके जी। अब देखिए, इसी से कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा ये लाइन। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत केयरफुली। ओके ओके जी। अब देखिए देखिए, जो हमारा ए है, तो जो हमारे पदार्थ हैं, उसके जो हमारे तत्व हैं, अणु हैं, वो पास पास है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। अब देखिए, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। विरल माध्यम। मैं विरल माध्यम इसे क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि मैं इससे कंपैरिजन करा रहा हूं, क्योंकि ये हमारा क्या है, विरल माध्यम है। लेकिन अगर मैं इससे कंपैरिजन कराऊंगा तो ये हमारा क्या हो सकता है, सरल माध्यम भी, सघन माध्यम भी हो सकता है, सघन। तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या नोटिस किया कि जो हमारा पदार्थ है, जो हमारा तत्व है, जो इसके तत्व रहते हैं छोटे छोटे, वो सघन माध्यम के भी हो सकते हैं और विरल माध्यम के हो सकते हैं। बस डिपेंड ये करेगा कि हम लोग किस तत्व के परमाणु को किससे कंपेरिजन करा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, सघन और विरल माध्यम तभी डिपेंड करता है, कब डिपेंड करता है, जब हम लोग जिससे तुलना कराएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके जी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हैशटैग लगा दिया मैंने, जैसे मैंने ए को कंपैरिजन कराया किससे, बी व सी से। बी व सी से कराया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। तो क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम। ठीक है, ये हो गया। और अगर मैं बी को सी से कंपैरिजन कराऊं तो बी तो हमारा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, क्योंकि बी जो हमारा है, देखिए मैं कहा, अगर मैं बी को कंपैरिजन कराऊं, किससे कराऊं, सी से कराऊं। हैशटैग लगा देता हूं क्योंकि मैं बी से करा रहा हूं। अगर मैं सी से करूं, सॉरी, सी से अगर मैं कराऊं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सघन माध्यम हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं इस बी को ए से करा दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा माध्यम है वो सरल भी हो सकता है, विरल भी हो सकता है, और ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन से पदार्थ को किससे तुलना करा रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग बी को अगर हम लोग ए पे तुलना कराए, इसके अणु ज्यादा पास पास है तो हमारा सरल हो जाएगा, ये हमारा विरल हो जाएगा। अगर हम लोग सी से तुलना कराए बी को, तो बी के अणु क्या है, बहुत दूर दूर है, और बी सी के अणु बहुत दूर दूर है, और बी के पास पास है, तो उस हिसाब से तो हमारा सघन माध्यम भी हो सकता है। तो मतलब ये हमारा माध्यम किस पे डिपेंड करेगा कि हम लोग किससे किससे तुलना करा रहे हैं। किससे जो हमारा माध्यम रहता है और वो इसकी सारणी हम लोग देखते हैं, ओके जी, कि कौन सबसे ज्यादा किसके तत्व किसके सबसे ज्यादा पास रहते हैं। तो जो हमारा कांच रहता है, तो कांच सबसे ज्यादा क्या रहता है, इसके तत्व क्या रहते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट ज्यादा पास पास रहते हैं, तो ये सबसे बड़ा होगा किसके कंपेरिजन, जल के कंपेरिजन। ठीक है, और जल किससे बड़ा होगा, वायु से। मतलब सबसे कम जो हमारा जो माध्यम होता है वो विरल माध्यम कौन सा कहलाता है, विरल माध्यम में आ जाते हैं हमारे वायु, फिर जल और कांच, क्योंकि कांच के अणु क्या रहते हैं, सबसे ज्यादा पास पास रहते हैं, तो हमारा सघन माध्यम में हो जाता है, फिर उससे ये होता है। अब देखिए, अब मैं अगर इन्हीं सबको अगर मैं इन्हीं सबका क्या कहूँ, तुलना कराऊं। अब देखिए मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। अगर मैं जल व वायु, ठीक है, अगर मैं इनसे तुलना करूं कौन सा सघन माध्यम होगा, कौन सा विरल होगा, आप लोग बताइए, जल और वायु में कौन सघन होगा, कौन विरल। तो जल जो हमारा है ये हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सघन सघन माध्यम। ओके जी। अब देखिए, अगर मैं इसी जल को किससे तुलना कर रहा हूं, कांच से। ठीक है, तो अब बताइए, अब जो हमारा कांच है वो तो ज्यादा ठोस रहता है, ज्यादा उसके अणु पास पास रहते हैं, तो उस हिसाब से जो हमारा काल है सॉरी कांच है वो क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा, और जो हमारा जल पड़ेगा वो हमारा विरल माध्यम हो जाएगा, और जो हमारा वायु होता है वो हमेशा विरल ही होता है, क्योंकि इसमें जो हमारा किरण है वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, फैल जाता है, इसमें ज्यादा क्योंकि ये क्या है, विरल है। ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा, आपको सरल माध्यम और विरल माध्यम पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अब हम लोग आगे चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने जो अपवर्तनांक पढ़ा था, प्रकाश का अपवर्तन, उसे हम लोग परिभाषा उसका समझते हैं, उसका नियम समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ द्वारा उसका फुल एनालिसिस करेंगे। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश का अपवर्तन क्या कह रहा है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, जैसे एक माध्यम हवा है, अभी हम लोग उसको जल में, दूसरे माध्यम जल, तो हवा हवा और जल में क्या है, हमारा जो जल है वो क्या है, सघन माध्यम है, और वायु क्या है, विरल माध्यम है। सघन माध्यम हम लोग उसे कहते हैं जिसके जो तत्व रहते हैं, जो पदार्थ रहता है उसके अणु क्या रहता है, पास पास रहते हैं, और विरल विरल माध्यम हम लोग उसे कहते हैं उसके अणु जो उस पदार्थ के अणु क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। ओके जी, तो जब सरल माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाने पर वह क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश से किरण आ रहा है और जल में पड़ते ही वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है या तो फैल जाता होगा। ठीक है, अब पता लगा जल से प्रकाश आ रहा है और वायु में जाके फैल जा रहा है, और वायु से प्रकाश पड़ रहा है जल पे और वो क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है, तो झुक जा रहा है, तो वो क्या होता है, एक प्रकार का अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है, विचलित हो जाता है, और तो उसे क्या कहते हैं, पथ में इस घटना को ही, जो ये घटना हो रहा है, विचलित हो जाना तो फैल जाना, इसी घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इतना इतना इजीली डिफिनीशन में कोई नहीं समझाएगा, आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो अब देखिए इसके जो नियम है उसके दो नियम है। ठीक है, पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन जो हम लोग नहीं पढ़ते थे उसमें जो पहला नियम था, सेम इसका भी वही नियम है। ओके जी, तो द्वितीय नियम क्या कह रहा है, अपवर्तन के नियम को, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या साइन का अनुपात ही होता है, नियतांक होता है। नियतांक एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, अपवर्तनांक ही है, ये अपवर्तन।
ओके जी, मतलब जो प्रकाश का प्रवर्तन का नियम था, जो प्रकाश के अपवर्तन का नियम था, लगभग क्या है, सिमिलर है, बस इसमें साइन आई बराबर साइन आर है, जहाँ की बात की गई। आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको ग्राफ द्वारा प्रैक्टिकली एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब जो हमारा है प्रकाश का अपवर्तन को हम लोग ग्राफ द्वारा एनालिसिस करेंगे। ओके जी, देखिए देखिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, ठीक है, एक मैंने मान लीजिए किसी कांच का, मान लीजिए हमने इसको कंटेनर ले लिया है, और इधर क्या है, सघन माध्यम है, और ये क्या है, विरल माध्यम है। सघन माध्यम का मतलब इसके इसके इस लाइन के नीचे के जो कण है वो पास पास है, और ये विरल माध्यम मतलब हवा के ऊपर। जैसे मान लीजिए एक 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 मान लीजिए जग ले लीजिए, उसी में आधा पानी भर लीजिए और ऊपर से प्रकाश डाल दीजिए। ओके जी, तो ऊपर से प्रकाश जो हमारा जाएगा वो तो सीधा जाएगा, लेकिन जल पे पड़ते ही वो क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। यही हमारा अपवर्तनांक हो जाता है। देखिए कैसे, कि देखिए जब हमने क्या लिया, ऊपर से प्रकाश डाला सघन माध्यम से, जब ये सघन माध्यम से हमने जब प्रकाश को डाला, तो ये इस पे पड़ते ही सीधा जाने के बजाय, इससे जो ज्यादा सीधे जाने के बजाय क्या हो रहा था, विरल माध्यम में क्या, सघन माध्यम में क्या हो गया, झुक गया। मतलब हमने ऊपर से यहाँ पे क्या डाला, टार्च डाला, ठीक है, टार्च, यहाँ से हमने इसको टार्च जलाया सघन माध्यम से हवे में। उसके बाद जैसे ही ये जल में पहुंचा, ठीक है, नीचे क्या है, सघन माध्यम। सघन माध्यम कोई भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कांच हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है। हमने जैसे ही इसके ऊपर जलाया, टार्च डाला, प्रकाश डाला, तो ये क्या होगा, विरल माध्यम में तो सीधा आया, लेकिन सघन माध्यम में जैसे उसके ऊपर वाले सरफेस पे पड़ा, उसको सीधा आने के बजाय क्या हो गया, हल्का पर झुक गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब देखिए इसमें ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं, कि जो हमने प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था, उसका जो ये आपतित किरण आई, जिसे हम लोग कोण आई कह रहे थे, और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है। आपतित किरण और ये जो हमारा हो गया, ये इसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण। उसके बाद ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण, ठीक है, और आपतन बिंदु पे अभिलंब, ठीक है, ये जो हमारा बिंदु है क्या है, अभिलंब है। तो जो हमारा ये कोण आई है, वो क्या होता है, ये कोण आर के क्या होता है, कोण आई और कोण आर के क्या होता है, नियतांक होता है। मतलब देखिए ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, कि जो हमारा कोण आई है वो हमारा क्या होगा, कोण आर के बराबर क्या होगा, नियतांक होगा। नियतांक एक प्रकार का क्या है, मैंने ये भी बताया था कि नियतांक जो हमारा हमारा है एक प्रकार का अपवर्तन है, अपवर्तनांक है, ठीक है, अपवर्तनांक। ओके जी, ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार का अपवर्तनांक होता है। अब देखिए दूसरा केस क्या लिया, ऊपर तो विरल माध्यम था, तो सघन माध्यम में जाने से क्या हो गया, ये हमारा झुक गया था। अब देखिए ऊपर हमने क्या लिया, सघन माध्यम लिया, उसके बाद और नीचे की साइड हमने क्या लिया, विरल माध्यम लिया। तो ये क्या हुआ, जब हमने इस पे सघन माध्यम से हमने प्रकाश डाला, तो ये क्या हुआ, विरल माध्यम में जैसे ही पड़ा वो क्या होगा, तुरंत फैल गया, मतलब दूर बढ़ गया, इसकी प्रकाश की चाल क्या हो गई, बढ़ गई। और इसमें क्या हो रहा था, प्रकाश की चाल क्या हो गया, कम हो गया। ओके जी, मतलब जैसे ही पड़ा ये क्या हो गया, और ये क्या होगा, दूर भाग गया, मतलब ये अपने मार्ग से विचलित हो गया, क्या गया, हो गया, फैल गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका भी कोण और ये कोण, इसको कोण आई, इसको कोण आर। ओके जी, तो हमने ये हो गया, तो प्रकाश की चाल इसमें क्या हो गई, ये इसमें बढ़ गई और इसमें क्या हो गया, कम हो गया। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि देखिए जो ये कोण, जो ये आपतित किरण, जो ये हमारा आपतित कोण है, और ये परावर्तित कोण इतना है, और आपतित कोण क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हम लोग कर सकते हैं, कोण आई ग्रेटर, कोण आई ग्रेटर देन कोण आर, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कि जो हमारा कोण आई है वो क्या है, कोण आर से बड़ा है। मतलब ज्या, जिसको हमने ज्या भी बोला था, कोण आई, ठीक है, कोण आई क्या है, कोण आर से बड़ा है। ओके जी, अब इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं, इसमें हमारा क्या है, कोण आर, ये देखिए ये हमारा क्या है, कोण आर बड़ा है। तो हम लोग क्या कोण आई ग्रेटर देन कोण आर बोल सकते हैं। ओके जी, क्योंकि इसमें जो हमारा कोण आई था
वो कोड आर से क्या था, बड़ा था। जिसकी ओर मुंह खुला रहेगा वो हमारा बड़ा, जिसकी ओर मुंह बंद रहेगा वो हमारा कोड 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 छोटा रहता है। ओके जी, ठीक है। इसमें क्या है, कोड आई जो है ये कोड है भाई, ठीक है। ये कोड आई तो क्या था, ये तो छोटा था किससे, कोड बड़ा से, क्योंकि ये क्या हो रहा था, फैल रहा था। तो ये हमारा क्या हो जाता रहा था, कोड आर जो हो जा रहा था इसमें बड़ा हो जा रहा था। ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया हो। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज इतना ही। कल हम लोग स्नेल लैब का नियम पढ़ेंगे। ओके जी, और इसको जो कोड आई और कोड आर का नियतांक है इसको फुल डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए इतना है, क्योंकि आज का लेक्चर जो हमारा है बहुत बड़ा हो गया है। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए थैंक यू, धन्यवाद।